सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी पॉलिटिकल खबर की। हिमाचल को आज मिलेगा नया सीएम। दोपहर 1 बजे शिमला के रिज मैदान में सुखविंदर सिंह सुक्खू का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम बनेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल में आज नया सीएम के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू शपथ ग्रहण लेंगे। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम बनेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे। तो हिमाचल के रिज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और इस चुनाव के मुख्य नायक भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी पॉलिटिकल खबर, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज हिमाचल प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भोपाल से भी इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर अपराधियों की धरपकड़ तेज हो चुकी है। मैदान में 1200 पुलिसकर्मी उतर चुके हैं। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद 5वीं बार कॉम्बिंग गश्त की जा रही है। हनुमानगंज पुलिस ने गश्त के दौरान आरोपी को पकड़ा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर पुलिस मैदान में आ चुकी है। 27 वर्ष से फरार आरोपी को दबोचा गया है। आरोपी ने 1995 में अपराध किया था। आरोपी का फरारी में चलान पेश किया गया था और कॉम्बिंग गश्त के दौरान कुख्यात शातिर नकबजन जिला बदर बदमाश क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा है। तो बदमाश इरफान को क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया है। आरोपी पर दर्जनों अपराध दर्ज है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। 1200 पुलिसकर्मी कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद उतरे हैं। विवेक पटैया हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी अपराध कम नहीं हो रहे हैं, क्या यही वजह है कि अब कॉम्बिंग गश्त बनाई गई है और क्या कुछ इसमें कार्रवाई हुई है अभी? देखिए, भोपाल में जो कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई थी इंदौर और भोपाल में, उसको 1 वर्ष पूरा हो गया है और उसके बाद सवाल ये भी उठा कि इस कमिश्नरी प्रणाली से भोपाल की जनता को क्या मिला। तो एक ही जवाब था कि अपराध की जो संख्या है वो वही है, उसी गति से अपराध हो रहे हैं, उसी गति से तो तमाम जो अपराधी है वो खुले में घूम रहे हैं। और यही कारण है कि कॉम्बिंग गश्त एक बार फिर जो है 5वीं बार भोपाल में हुई और सभी थाना क्षेत्र जो कमिश्नरी में आते हैं उन सभी थाना क्षेत्र की पुलिस जो है देर रात तक धरपकड़ करती रही और जो अभी तक जानकारी है उसमें सैकड़ों ऐसे स्थायी वारंटी है और जो फरार चल रहे थे ऐसे आरोपी है, इन सबको जो है गिरफ्तार किया गया है अलग अलग थाना क्षेत्रों से। हनुमानगंज थाना क्षेत्र से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। क्राइम ब्रांच ने भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से सैकड़ों जो है स्थायी वारंटी गिरफ्तार हुए हैं और ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। हालांकि ये जो लगातार इसमें जो है इस तरह की गतिविधि होते रहे तो अपराधियों के मन में भय रहे, लेकिन पुलिस ने देर रात तक ये काम किया है और बिना सूचना की ये कॉम्बिंग गश्त हुई है और अचानक पुलिस में देर रात इकट्ठा हुए सभी थानों के स्टाफ को बुलाया और उसके बाद कॉम्बिंग गश्त शुरू हुई और अपराधियों की धरपकड़ हुई। बिल्कुल। और विवेक, जो देश के कई राज्य जहां पर कमिश्नरी प्रणाली लागू, वहां पर हमने देखा है कि अपराध का स्तर तेजी से कम हुआ। शायद यही सोचकर सरकार ने फैसला लिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल कॉम्बिंग गश्त बढ़ाकर इसे पुख्ता तरीके से लागू करने की कोशिश की जा रही है। इस जानकारी के बहुत शुक्रिया विवेक आपका। बात जबलपुर की करते हैं, जहां पर एक भूमाफिया की ओर से सरकारी जमीन पर कब्जे और प्लॉटिंग करने की शिकायत पर पुलिस और प्रशासन ने मौके पर छापेमारी की है। लाइव रेड की इन तस्वीरों को IPC24 की टीम ने कवर किया। पुलिस को शिकायत मिली थी कि गोल्डी सोनकर नाम के कुख्यात बदमाश ने रामपुर इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसमें वो 1.5-2 लाख रुपए लेकर लोगों को अवैध प्लॉट बेच रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि कई मकान अवैध रूप से बने हुए। बदमाश ने यहां सड़क बनाने के साथ ही और ट्यूबवेल लगाकर पानी की सुविधा भी दे रखी थी। हालांकि मौके पर आरोपी गोल्डी सुनकर नहीं मिला,
पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार करने की बात कह रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी की जाएगी। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने कहा कि इस सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। करीब 3 एकड़ की सरकारी जमीन की कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नाम ढूंढ लेते हैं, अगर कोई संपत्ति हो तो वो भी ढेर कर देते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसका आपराधिक रिकॉर्ड काफ़ी है। पूर्व में भी ये यहाँ पर अवैध कब्जा कर रहा, ये हम इसकी गिरफ्तारी भी करेंगे, इसका जिला बदर का प्रकरण तैयार करेंगे। और शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए जो है हमने यहाँ मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण में यह पाया गया है कि यहाँ पर कुछ अवैध प्लॉटिंग हो रही है और यहाँ पर 2 नल कनेक्शन भी दिख रहे हैं। ये जो है शासकीय जमीन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य भारत की पहली और देश की 6वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की आज नागपुर से शुरुआत होने जा रही है। बिलासपुर से नागपुर के बीच ये ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर नागपुर से बिलासपुर के लिए ट्रेन को रवाना करेंगे। इसके बाद कल से ये ट्रेन विधिवत तरीके से शुरू हो जाएगी। ट्रेन में चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की सुविधा मिलेगी। बिलासपुर नागपुर के बीच रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और गोंदिया में इसका स्टॉपेज दिया गया है। ट्रेन बिलासपुर से सुबह 6:45 पर छूटेगी और दोपहर 12:15 बजे नागपुर पहुंचेगी। इसके बाद दोपहर 2:05 पर नागपुर से रवाना होकर शाम 7:35 पर बिलासपुर पहुंचेगी। रेल यात्री PRS और ऑनलाइन मध्य भारत से वंदे भारत एक्सप्रेस का टिकट बुक करा सकते हैं। बड़ी खबर और एक राहत वाली और एक बड़ी सौगात की खबर, यात्रियों के लिए बड़ी राहत इस ट्रेन से मिलेगी। तो आपको बता दें कि एक बड़ी सौगात जिसका सभी को इंतजार था, मध्य भारत की पहली ट्रेन और देश की 6ठी ट्रेन वंदे भारत आज एक बड़ी सौगात के तौर पर मिलेगी। जितेंद्र थवाइत हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, हमने देखा कि जिस तरीके से यहां पर ट्रेन की एक सौगात, बड़ी सौगात यहां मिलने जा रही है और इस सौगात के कितने फायदे इन 2 जगहों पर जाने वाले लोगों के और बीच में कहीं आने जाने वालों के लिए मिलेगी? बिल्कुल राहुल, देखिए आज ACCR के रेल यात्रियों के लिए बड़ा दिन है क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात जो है ACCR को देने जा रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है जो मध्य भारत की पहली वंदे भारत होगी और देश की 6ठे वंदे भारत होगी। तो क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर रेल मंत्रालय ने वंदे भारत जो कि PM मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, इसकी शुरुआत की है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो मध्य भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन की आज यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। PM नरेंद्र मोदी यहाँ नागपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। एक बड़ा आयोजन है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर वंदे भारत की सौगात ACCR को मिली है, एक बड़ी बात है क्योंकि ACCR के रेल यात्री लंबे समय से यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और जिस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, इसका रोमांचकारी सफर को लेकर यात्री भी काफी उत्साहित हैं। यात्री भी चाहते हैं कि जैसे इस ट्रेन की शुरुआत होती है उसके बाद वो इसमें यात्रा करेंगे और रोमांचकारी जो सफर यहाँ पर रेल यात्री चाहते हैं वंदे भारत के जरिए ले सकते हैं क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस में कई अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी गई है। अन्य ट्रेनों की तुलना में अगर बात करें तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वंदे भारत का यहाँ पर परिचालन होना है। आज जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम पूरा शेड्यूल्ड किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पर हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जिसके बाद ट्रेन यहाँ से आज नागपुर से रवाना होगी बिलासपुर के लिए, जिसके बाद कल 12 दिसंबर को यहाँ पर ट्रेन का विधिवत शुभारंभ होगा। सुबह बिलासपुर से जो वंदे भारत एक्सप्रेस है पहली बार अगर कहें तो रेल यात्रियों को लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना होने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एक बड़ा दिन आज यहाँ पर ACCR के रेल यात्रियों के लिए है क्योंकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ एक सेतु का काम यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो करने वाला है क्योंकि नागपुर, गोंदिया, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर तमाम ऐसे स्टेशन हैं जहां के रेल यात्री सीधे तौर पर यहाँ पर वंदे भारत में सफर कर सकेंगे। और वंदे भारत एक्सप्रेस का जिस तरह से लगातार एक चर्चा का विषय भी वंदे भारत एक्सप्रेस बना हुआ था, बीते कुछ दिनों से लगातार IBC24 वंदे भारत को कवरेज करते आ रहा है और हमने दिखाया भी था कि वंदे भारत एक्सप्रेस में किस तरह से जो सुविधाएं हैं, अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए रखी गई हैं। खास तौर पर अगर बात करें तो यात्री सुविधा का ध्यान यहाँ पर वंदे भारत में रखा गया है। जो रेल यात्री हैं वो यहाँ पर आरामदायक सफर का लाभ वंदे भारत के जरिए ले सकेंगे। हमने देखा जब से पटरियों का अपग्रेडेशन का काम और दूसरे काम चल रहे थे तब से लोगों को बहुत परेशानी हुई, कई यात्री ट्रेनें रद्द की गई।
क्या अब इस ट्रेन की सौगात मिलने के बाद यात्रियों को ये समझ में आएगा कि जो पहल रेलवे के द्वारा की जा रही थी, तमाम कोशिशें की जा रही थी अपग्रेड करने की, उसका फायदा अब दिखने लगेगा? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल, जिस तरह से यहाँ पर रेलवे की योजना है, रेलवे चाहता है कि 2024 तक तमाम जो फोर्थ लाइन का काम हो, थर्ड लाइन का काम हो, या फिर अगर कहें तो जो रेलवे के ट्रैक्स हैं उसको अपग्रेड करने का काम हो, रेलवे की जो ट्रेन है उसकी स्पीड बढ़ाने का काम हो, इस पर सतत यहाँ पर रेलवे काम करता आ रहा है। हमने देखा बीते कुछ दिनों से लगातार अधोसंरचना विकास के नाम पर ट्रेनें यहाँ पर जरूर रद्द हुई, लेकिन अब जब उसका यहाँ पर अगर हम देखें परिणाम, तो इस तरह से वंदे भारत के रूप में मिल रहा है, क्योंकि तमाम जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं, हाई स्पीड ट्रेनें हैं, उनका परिचालन अब शुरू हो रहा है। तो वंदे भारत पहला ट्रेन है मध्य भारत का जो सेमी हाई स्पीड के तौर पर यहाँ पर पहली ट्रेन की जो सौगात है एससीसीआर को मिलने जा रही है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो नागपुर से बिलासपुर के बीच में चलने जा रही है। तो ये पहली ट्रेन होगी जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जो सामान्य तौर पर जो एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं, सुपरफास्ट ट्रेनें चलती हैं, उनकी अधिकतम जो सीमा अगर कहें तो वो 100-110 के बीच रहती है। ऐसे में 130 किलोमीटर प्रति घंटे का सफर यहाँ पर रोमांचकारी होगा। जो रेल यात्री सफर करना चाहेंगे, समय कम लगेगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर शेड्यूल सामने आया है, लगभग 5.5 घंटे का सफर है, जो 400 किलोमीटर का सफर होगा यहाँ पर रेल यात्री कर सकेंगे। तो ऐसे माना जा सकता है कि जो पहले लोगों को परेशानी रेल यात्रियों को हो रही थी, कहीं ना कहीं वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे जो ट्रेनें शुरू हो रही हैं, इससे अब उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा और उनका सफर भी कहीं ना कहीं पहले की तुलना में आराम। लोगों को बीते दिनों में परेशानी में राहत जरूर मिलेगी और अब बुलेट की तेज रफ्तार से लोग अपने जगह तक पहुंच सकेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि अब से कुछ घंटे बाद यहां से इस ट्रेन की शुरुआत होगी। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, कोरबा में मंत्री जयसिंह अग्रवाल नया ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार उन्होंने लगाई और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अधिकारियों की गुंडागर्दी और मनमानी अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, जिसके बाद नौकरशाही के रवैये पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष भी अब नौकरशाही को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। बाहर भी बगा है, कोरबा में बैठा हुआ घर पे। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल लंबे समय बाद अपने बेबाक और कद्दावर अंदाज में नजर आए। चीफ सेक्रेटरी से पूछ लिया, कोई परमिशन नहीं लिया उसे छुट्टी का, झूठ बोल के गायब हुआ। राजस्व मंत्री ने कोरबा में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और चेतावनी दी कि कोई अगर अपने आप को पावरफुल अधिकारी समझता हो तो उसे मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी की मनमर्जी या गुंडागर्दी चलने नहीं दूंगा। जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त नहीं। दरअसल वे बरबसपुर में बनने वाले नए ट्रांसपोर्ट नगर में रोड़ा लगाए जाने से नाराज थे। उसके बाद भिलाई खुर्द में रोड के पास खड़े कर दिए गए राखड़ के ढेर को लेकर नाराज हो गए। एनवायरमेंट वाला तो मेरे घर का परमिशन दे देगा, तो क्या वहाँ डाल दोगे राखड़? ये कोई तरीका थोड़ी है भाई। रोड से ऊंचा पहाड़ बना दिया इसने, कल ये राखड़ उड़ेगी, कल जमीन का सत्यानाश कर दिया। सरकारी जमीन है तो इसका मतलब थोड़ी कि उसको कुछ भी कर दो। जयसिंह अग्रवाल ने अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब सारी औपचारिकताएं और अनुमति नए ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हो चुकी हैं, तब उसमें क्यों रोड़ा डाला जा रहा है। जयसिंह अग्रवाल ने एडीएम से कहा कि वो कलेक्टर से बात करें, तब पता चला कि कलेक्टर छुट्टी पर हैं। फिर जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि मेरी चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है और उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है। तो काम करना, उस काम से भटक गए आप लोग सब। ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ से कलेक्टर शिफ्ट होगा, बता देता हूँ बात। ट्रांसपोर्ट नगर वही बनेगा। और अभी एक हफ्ते का टाइम देके जा रहा हूँ बाहर, अगर एक हफ्ते के अंदर क्लियर नहीं किए फिर बताते हैं। बात करो उससे कलेक्टर से। कहीं बाहर नहीं बगा है, कोरबा में बैठा हुआ घर पे। कोई उसकी ना तबियत खराब है और ना और कुछ है। मैं चीफ सेक्रेटरी से पूछ लिया, कोई परमिशन नहीं लिया उसने छुट्टी का, झूठ बोल के गायब हुआ है। उधर राजस्व मंत्री की नाराजगी के बाद बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने नौकरशाही पर सवाल उठाए हैं। कौशिक ने कहा कि मंत्री की बात अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो जनता की बात या काम कैसे होता होगा समझा जा सकता है। वहीं कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम साय टेकाम ने सारे आरोप नकार दिए और कहा कि छत्तीसगढ़ में अफसरशाही हावी नहीं है। देखो, इस बात को हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि प्रदेश में पूरे प्रशासन ठप है। जिस प्रकार से अफसरशाही हावी है और जब कैबिनेट मंत्री इस बात को कहे तो इस बात की पुष्टि होती है, तो वो सही बात को उठाया है। सम्मानित मंत्री हैं, अगर उनके क्षेत्र में कोई अगर काम नहीं हो रहा है तो कोई नाराजगी व्यक्त किया होगा, पर ऐसा कोई बात नहीं है। सभी अधिकारी वहाँ पर काम कर रहे हैं। कोई बात होगी कि अगर चूँकि वहाँ के लोकल मंत्री हैं, कहीं अगर काम विलम्ब हो रहा होगा तो उन्हें संज्ञान में लिया होगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक 1 साल पहले इस तरह की स्थिति सरकार के लिए खतरे की घंटी की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में समय रहते राज्य सरकार
प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करते हुए न कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान बल्कि आमजनों के कामकाज का भी हो सके, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार के साथ धीरज दुबे, कोरबा, IBC 24। तो कोरबा में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने के मुद्दे पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के बाद अब बीजेपी में भी इस मुद्दे में कूद पड़ी है। राजस्व मंत्री जहां ट्रांसपोर्ट नगर बरबसपुर में ही स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे मंत्री का निजी स्वार्थ बता रही है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजीव सिंह का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि बरबसपुर में राजस्व मंत्री और उनके परिचितों की 15 एकड़ भूमि है जो कि काफी कम दाम में खरीदी गई है। टीपी नगर बसने से वो जमीन काफी महंगी हो जाएगी। यही वजह है कि मंत्री जी अफसर पर टीपी नगर बसाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने शहर में राख ट्रांसपोर्ट का विरोध करने पर भी मंत्री के लोगों को ही पेटी ठेका मिलने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि मंत्री जयसिंह अग्रवाल को पहले कलेक्टर रजत कुमार से आपत्ति थी, बाद में पी दयानंद, किरण कौशल, रानू साहू और अब मौजूदा कलेक्टर संजीव झा से आपत्ति हो रही। इधर आम आदमी पार्टी ने भी मंत्री के बर्ताव को पॉलिटिकल बताया है। 15 एकड़ जमीन वहां खरीद रखी है और वह बड़े सस्ते दाम में खरीदे, लैंड यूज करके और ट्रांसपोर्ट नगर को बरबसपुर में शिफ्ट करवा दिया था। तो इसलिए करवाया था कि जो उनकी वहां पे 15 एकड़ की जमीन है वह महंगी हो जाए, उसके दाम अच्छे बढ़ जाएं। ऐसी हरकतों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चुनाव आने वाले हैं, इसलिए सब हरकतें की जा रही है। सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश है। बात करते हैं आरक्षण विधेयक को लेकर मचे घमासान की, तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का आरक्षण विधेयक पर बयान सामने आया। राज्यपाल ने कहा है कि आरक्षण को लेकर प्रदेश में असंतोष का वातावरण है। विधानसभा का सूत्र आदिवासी समाज के लिए सरकार को इसमें बोला गया था, आदिवासी समाज का आरक्षण संशोधित होता तो मैं तुरंत हस्ताक्षर कर देती, लेकिन सरकार ने विशेष सत्र में सभी वर्गों के आरक्षण को रखा। राज्यपाल ने बताया कि सभी समाजों के वर्ग ने मुझे आवेदन देकर आरक्षण विधेयक की जांच की मांग की। राज्यपाल ने सरकार पर भी सवाल उठाए। राज्यपाल ने कहा कि हाईकोर्ट से निपटने सरकार की क्या तैयारी, क्योंकि हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को खारिज किया, तो 76% आरक्षण का क्या होगा। ऐसे में मैं आरक्षण विधेयक की पूरी जांच और समीक्षा के बाद ही विधेयक पर साइन करूंगी। और किस आधार पर SC को कम किया और किस आधार पर ST को बढ़ाया। और फिर दूसरी बात है कि जो प्रशासनिक सेवाओं में जो है भर्ती नियम के तहत, उसके लिए आपका जो आंकड़े, जो डाटा उन्होंने टेबल बनाया था, ये तमाम पहलुओं को जो है हाईकोर्ट का भी जजमेंट को भी हमको ध्यान में रखते हुए ये सरकार के सामने ये सारी चीजों की मैं जानकारी इकट्ठी कर रही हूँ। इंदौर में जनवरी में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आयोजन की तैयारी को लेकर आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की, जिसमें मेहमानों के स्वागत के लिए अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। सिंधिया ने बताया कि इस आयोजन के लिए 6 स्पेशल फ्लाइट का संचालन किया जाएगा और पधारो मानव राज्य की थीम पर विशेष आयोजन कर कार्यक्रम को भव्य बनाया जाएगा। यह एयरपोर्ट के बाहर का भाग, इसकी सौंदर्यीकरण और प्रस्तुतिकरण कैसी होनी चाहिए और वर्तमान की स्थिति और कार्यक्रम के समय में किस तरीके से इस एयरपोर्ट को सजाया जाएगा, उसकी प्रस्तुतिकरण आज दी गई थी। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।